Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Young Learners. Today's topic is atomic theories. So atomic theories क्या होती है? Means many hypotheses or theses were given by various scientists about the structure of atom. What is atoms? What are atoms? Atoms are the smallest or indivisible part of any substance. तो इन्हीं सब सब्सटेंस जो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है किसी भी सब्सटेंस का उसे हम एटम कहते हैं, मतलब जिससे लास्ट में वो और डिविजिबल नहीं हो सकता, तो उस पोर्शन को उस पार्टिकल को उसको हम एटम कहते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थीसिस लिखी, अपनी अपनी अलग अलग राय रखी, जैसे कि जॉन डेल्टन हो गए, जे थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोर हो गए। तो अब हम धीरे धीरे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे जॉन डेल्टन और जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं जॉन डेल्टन कौन थे। जॉन डेल्टन को हम लोग जो आज जानते हैं उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जॉन डेल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट और फिजिस्ट थे और उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, और उन्होंने सबसे पहले जो एटम्स के बारे में खोज की थी और वो थी, और उसी थीसिस को उसको कहा जाता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। तो जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसकी क्या पोस्टुलेट्स है, मीन्स उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो अब हम देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब उन्होंने ये कहा था जो सबसे किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसे एटम कहते हैं, और वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्योंकि हम जानते हैं केमिकल जब रिएक्शन होता है, दो चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो एक थर्ड चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तब उन्होंने ये कहा था कि दो सब्सटेंसेस मतलब पूरे की पूरे सब्सटेंस तो कंबाइन हो नहीं सकेंगे, तो वो चीज़ क्या चीज़ कंबाइन होती है अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी कि जो एटम होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, वही चीज़ पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया था कि ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और आइडेंटिकल एलिमेंट्स। उन्होंने ये बताया कि सारे की सारी जो एटम्स होती है सेम एलिमेंट की वो एक जैसी होंगी और डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट होंगी। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आयरन का जो एलिमेंट होगा, आयरन इज एन एलिमेंट, तो आयरन की जो प्रॉपर्टी होगी, उसके जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर एक अलग एलिमेंट है, उसकी जो एटम्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो ये बात जॉन डेल्टन ने सबसे पहले बताई थी। थर्ड उन्होंने बताया था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशो। मतलब जो भी एटम्स होगी एलिमेंट्स के अंदर वो फिक्स्ड अमाउंट में होगी, मतलब उनका एक पर्टिकुलर रेशो होगा जिसके थ्रू वो एलिमेंट केमिकल कंबाइन जब कॉम्बिनेशन होगा तब जब कंपाउंड बनेगा उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है। अब आप इसमें जो चीज़ें बताई है वो कुछ चीज़ें तो बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, लेकिन बाय द टाइम ये काफ़ी दिन तक, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल वाज बिलीविंग इन हिज थ्योरी। मतलब सब लोगों ने सोचा कि हाँ यही है एटॉमिक थ्योरी और एटम्स ऐसे ही होते हैं और एटम्स इसी तरीके से होते हैं। लेकिन आफ्टर द पीरियड जब और भी साइंटिस्ट आए, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ और चेंजेस होने लगे, तब लोगों ने कहा, ये साइंटिस्ट ने सोचा कि इनकी जो थ्योरी है इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आजकल की थ्योरी या जो नए ज़माने की एटम्स या नए ज़माने की कॉम्बिनेशंस होते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं तो उसके साथ ये फिट नहीं बैठते। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो ये है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि
जो एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं होते हैं, और वो ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन वो इन्होंने बताया था कि एटम्स कैन नॉट बी आर इनडिविजिबल, मीन्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। बट ऐसा नहीं है, एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके सब एटॉमिक पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। जैसे अब हमें पता है कि सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उस वक्त प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनके हिसाब से एटम्स सबसे छोटी यूनिट थी। उसके बाद आता है, उन्होंने कहा कि एटम्स जो होती हैं वो सब एलिमेंट्स की जो एटम्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, मींस दे आर सेम इन शेप और साइज और मास। बट ये नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ते हैं या उसके बाद जब आपने सुना होगा आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है? जब दो कंपाउंड्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनको कहा जाता है आइसोटोप्स, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे आप एग्जांपल ले लो, तो लेते हो क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास, देखिए क्लोरीन जो है वो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, सबको पता है। अगर नहीं पता तो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसकी मास होती है 35.5। 35.5 या 35.47 भी होता है, तो वो 35.5 होती है। लेकिन क्लोरीन का एक सेम एलिमेंट होने के बावजूद क्लोरीन में दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं क्लोरीन में। एक होता है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होती है वो 35, और दूसरा होता है क्लोरीन का ही जिसमें एटॉमिक मास जो होती है वो 37 होती है। मतलब सेम एलिमेंट है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, उनकी मास आइडेंटिकल नहीं है। तो जो मैं ये भी बता दूं कि जो मास नंबर, जैसे अगर मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्लोरीन जो 17, ये क्लोरीन 35 जो होती है, जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 35, उसमें क्या होगा नंबर ऑफ, क्योंकि क्लोरीन की एटॉमिक नंबर जो है वो है 17, तो 17 तो उसमें प्रोटॉन होगा ही, तो 17 उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 18। तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आता है 35। और ये वाला जो क्लोरीन 35 जिसका एटॉमिक मास है, ये हमारे नेचर में पाया जाता है और वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसकी 75% आई थिंक वो नेचर में पाया जाता है। और दूसरा आता है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 37। तो उसमें क्या होता है? उसमें 17 प्रोटॉन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन के नंबर अलग हो जाती है, वो न्यूट्रॉन के नंबर हो जाता है 20। क्योंकि आइसोटोप्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये जो आइसोटोप्स का फैक्टर था, ये डाल्टन ने समझा नहीं पाए, उनकी थियोरी में ये जस्टिफाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये उनकी एक लिमिटेशन या बैकड्रॉप में आ जाता है कि वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए। दूसरा होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? जब कोई भी कंपाउंड होती है उसकी एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है लेकिन मास सेम होता है। आइसोबार्स आर द कंपाउंड्स, जैसे मैंने बताया, उसकी एटॉमिक मास सेम होगी। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं तो पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का भी एटॉमिक मास कितनी होती है? 20। आर्गन की एटॉमिक मास कितनी होती है? अगर आप उसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आर्गन की भी 40 एटॉमिक नंबर होती है कैल्शियम की 20, और पर मास होती है 40। आर्गन की एटॉमिक नंबर होती है 18 लेकिन मास होती है 40। उसी तरीके से कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होता है 19 लेकिन मास होता है 40। मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी एटॉमिक नंबर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम हो रहा है। ये आइडेंटिकल, ये सेम एलिमेंट्स ये होते हैं, या जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी एटॉमिक मास सेम हो सकता है। जैसे डाल्टन ने बताया कि जो सेम एलिमेंट्स होंगी वो आइडेंटिकल होंगी और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगी वो अलग होंगी, मींस बिल्कुल ही अलग होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल अलग नहीं है, वो भले ही एलिमेंट्स अलग हो गए, आर्गन और कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उनके मास सेम हो सकते हैं।
जो कि थ्योरी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पाई। उसी तरीके से थर्ड वाली आती है कि जो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक सिंपल होल रेशियो नंबर में कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन, अगर आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो कार्बन का एक होता है कंपाउंड एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो दोनों हो गए। तो ये रेशो तो ठीक है 1:1, ये छोटा है। लेकिन CO2 में भी अगर आप देखेंगे तो कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, तो हो गया 1:2:1 या 1:2, ये तो हो गया। लेकिन इसी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही कंपाउंड्स होते हैं और हमेशा जो कॉम्बिनेशन होगी वो एक स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल रेशो में होगी, या जो उनका नंबर होगा वो सिंपल होल नंबर में ही होगा। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्रुक्टोज का एग्जांपल में अगर देखेंगे तो उसका नंबर होता है C11H22O11। तो फ्रुक्टोज में जो है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये कोई सिंपल या बहुत ही बेसिक सा नहीं है। इसमें कोई 1:1 या 2:1 का नहीं हो रहा, इसमें 11:22 इस टाइप का रेशो का हो रहा है। और एक चीज़ होती है, जैसे इन्होंने बताया एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो होता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के रूल्स को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या जाता है, वो यही कहा जाता है जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो उसकी रिएक्टेंट्स का नंबर होगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपके रिएक्टेंट्स के जितने भी नंबर्स होंगे, एटम्स होंगे, उसके इक्वल टू प्रोडक्ट के नंबर इक्वल होंगे। ऐसे नहीं कि रिएक्टेंट में अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, वहाँ जाके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन हो जाए, वाटर निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल रेशियो नंबर, ये फॉलो करता है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, वो बताता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होती है उसमें अगर उसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगी वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या एक फिक्स्ड रेशियो में होती है बाय मास, और ये डजंट डिपेंड अपॉन इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मीन्स अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO2 का ही लेते हैं, तो CO2 में क्या होता है, जब एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होता है, ये एक रेशो है, एक फिक्स्ड रेशो है। लेकिन ये ऐसा है कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंडिया का है या स्विट्जरलैंड में अगर आप चले गए हो तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, भले ही वहाँ पॉल्यूशन हो ना हो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ C मतलब एक कार्बन, O2 2 ऑक्सीजन से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरीके से वाटर अगर ले लेते हैं तो H2O होता है उसका फॉर्मूला। तो आप अगर वो चाहे तो आप अपने घर का पानी पिए, आप अपने स्कूल का, ऑफिस का, कहीं का भी पानी पिए, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे ऑफ सोर्स और इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये उन्होंने बताया जॉन डेल्टन ने। जैसे एक और भी एग्जांपल है, जैसे आप अगर ये जो जॉन डेल्टन की थ्योरी है, इसमें एक और ड्रॉबैक है कि इसमें इन्होंने ना एलोट्रॉप्स के बारे में बात नहीं की। एलोट्रॉप्स क्या होती है वो भी मैं बता देती हूँ। एलोट्रॉप्स होती हैं वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट जिसमें आपकी फिजिकली तो वो सेम होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चरल अलग हो जाए, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप अगर कार्बन के ले लेते हो, सिंपल से एग्जांपल, जैसे चारकोल हो गया, ग्राफाइट और डायमंड। चारकोल जो है वो कार्बन एलिमेंट है, लेकिन उसके जो एलोट्रॉप्स है या उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है, ग्राफाइट जो होती है उसकी फॉर्म्स अलग होगी, डायमंड जो होगा उसका फॉर्म अलग होगा। भाई चारकोल सबने देखा है, ये चारकोल सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है, लेकिन तो वो है तो एक ही एलिमेंट के ना। तो एलिमेंट्स की जो उन्होंने बताई थी जॉन डेल्टन के हिसाब से कि वो आइडेंटिकल होंगे, वो सेम शेप के होंगे, सेम उनका टेक्सचर होगा, सेम उनकी एटॉमिक नंबर्स होंगी, ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक साबित हुई बाद की साइंटिस्ट के द्वारा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे थॉमसन के बारे में, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के बारे में।
अब ये पढ़ेंगे, इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, ये भी एक ब्रिटिश या इंग्लिश साइंटिस्ट या केमिस्ट थे, और इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, ये इन्होंने 1904 में दी थी। जो डेल्टन ने दी थी उन्होंने 1803 में दी थी। तो लगभग 100 साल तक लोग ये मानते रह गए, डेल्टन की थ्योरी को ही सबसे सही मानते रह गए थे। उसके बाद ये आए जिन्होंने थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद एक थ्योरी दी थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी। तो उस थ्योरी के हिसाब से, बट जब इन्होंने थ्योरी दी फिर लोगों ने इनकी थ्योरी को माना, समझे ये कि हाँ डेल्टन की थ्योरी और इनकी थ्योरी में कुछ डिफरेंस है, लेकिन फिर इनकी थ्योरी में भी कुछ ना कुछ कमियां पाई गई है। जिसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी। तो अब हम देखते हैं कि थॉमसन की थ्योरी, उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में। उन्होंने ये बताया एटम के बारे में कि एटम्स इज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। जैसे आप यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि जो एटम्स होते हैं, ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये इन्होंने बताया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, मतलब एक ऐसा बॉल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट तो होते हैं, जैसे डेल्टन ने बताया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते ही नहीं है, उन्होंने सिंपल कहा कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब घुसे हुए होते हैं। इस मॉडल को हम लोगों ने बाद में, जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी बताया। प्लम पुडिंग मतलब जैसे आप प्लम केक खाते हैं ना, उस ये पुडिंग जो होती है, आपने जब कोई केक खाएंगे जिसमें आपने ये जो क्रिसमस पे केक्स होती है ना, जो फ्रूट्स एंड नट्स वाली जो केक होती है, आप जब उसको तोड़ते हो ना, जब उसके अंदर से आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, कैशू नट्स मिलते हैं, ये अलग अलग जो नट्स हैं, सपोज कीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो पूरा का पूरा केक है ना, वो एक एटम है। मतलब उन्होंने ये बताया जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और वो मतलब ठोस होता है या स्फेयर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दबे रहते हैं। जैसे आप तरबूज का एग्जाम्पल ले लो, उसमें क्या होता है, जो ये रेड वाला हिस्सा है, ये जो रेड वाला हिस्सा है, उन्होंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये एटम्स है, और ये जो उसके जो सीड्स होती हैं उनको उसने कहा कि जैसे ये दबे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उनकी थ्योरी थी। ये सही या गलत लोगों ने कुछ दिनों तक मानी, लेकिन जब ये जे थॉमसन आए, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब ये इनकी जो थ्योरी थी ये भी उन कई सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाई। फिर उन्होंने क्या बताया, द पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, सो दैट द एटम एज अ होल इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज होती है और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे इक्वल होते हैं। ये तो भाई ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने बताया जो एटम की मास है वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। जैसी कोई केक है जिसमें पूरे के पूरे उसमें पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर जो रेजिन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वो जो मास है किसी भी एटम का वो चारों तरफ फैला रहता है। बट ये वो सबसे बड़ी उनकी ये ड्रॉबैक हो गई कि अगर कोई भी चीज़, कोई मास चारों तरफ से फैली रहेगी या इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, तो क्या वो एटम स्टेबल होगा? वो एटम तो स्टेबल नहीं रहेगा, और यही उनकी ड्रॉबैक थी। वो उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि एटम ऐसे, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो चारों तरफ ऐसे एम्बेडेड नहीं हो सकती, वो फैली हुई नहीं रह सकती है उसके तरह, किसी केक की तरह या पुडिंग की तरह या किसी फ्रूट की तरह। क्योंकि बाद में जो रदरफोर्ड ने बताया, ये वो डिस्कवर हुई, या बाद में हमें ये पता चला कि जो एटम्स होती हैं वो उसकी एक न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर रहते हैं, तो वो न्यूक्लियस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज अगर वो न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो एटम कभी स्टेबल नहीं रहेगा।
और इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो उसके अंदर कोई घुसी नहीं रहती है किसी चीज़ के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी अलग एक स्फेयर होता है, ऑर्बिट होता है, वहाँ मौजूद होता है। तो जो थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी थी, यहाँ सबसे बड़ी ड्रॉबैक उनकी ये रह गई कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए और वो न्यूक्लियस की प्रेजेंट को नहीं समझा पाए। तो आज के लिए इतना ही। आई बिलीव कि मेरे ये वीडियो आपके किसी काम आया होगा। डोंट फॉरगेट टू like the video, share the video, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.